ब्लैक मिरर हॉरर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की समर वेकेशंस काफ़ी अच्छी जा रही होंगी और आप में से कई सारे लोग तो अलग अलग जगह पर घूम कर भी आए होंगे। तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी वेकेशंस कैसी गई और कौन किस किस जगह पर घूम कर आया है इस समर वेकेशन में। तो आज मैं आप सभी के लिए भैरवपुर के रेलवे स्टेशन की सीरीज का एक नया पार्ट लेकर आई हूँ। आज बात जंगल, किले, शमशान या सुनसान गांव की नहीं है। यहाँ हर दिन लोग फॉर्मल कपड़े पहनकर अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। ये कुछ ऐसी जगह है। भैरवपुर स्टेशन पर अब पानी सूख चुका था। उस दिन बंजारों ने आराम से अच्छा व्यापार किया और इसी बीच पूर्व रेलवे चौकीदार धीरज चाचा मोहन से मिलने आए। भाई, कैसा चल रहा है तुम्हारा कहानियों का सिलसिला? मोहन ने कहा। अरे बहुत अच्छा है, और सुधीर चाचा ने तो कमाल ही कर दिया है। सुधीर चाचा? ये कौन है? फिर मोहन उनकी मुलाकात सुधीर चाचा से करवाता है। धीरज चाचा बोले, भाई आपके व्यापार से याद आया, मेरे दोस्त ने एक ऐसी ही कहानी मुझे सुनाई है। अगर आज आपकी इच्छा हो तो मैं आप सबको वो बात शेयर करना चाहता हूँ। मोहन ने तुरंत कहा, अरे इसमें क्या पूछने वाली बात है? वैसे भी ये लोग कुछ दिनों में चले जाएंगे। ठीक है मोहन, फिर सबको बता दो, आज जल्दी ही काम खत्म करके आ जाए। मोहन ने हरिराम काका को फोन घुमाया। वो बहुत एक्साइटेड था धीरज चाचा से कहानी सुनने के लिए। शाम ढली, सब आने लगे। हरिराम काका और धीरज चाचा ने थोड़े गप्पे मारे, एक एक मोहन की कटिंग ली और सबका इंतजार करने लगे। अंधेरा होते ही सरोज, कॉलेज वाली रीना, गोला बनाने वाला राजू, आइसक्रीम वाला अमित, पूरी सब्जी वाला संतोष, सुधीर चाचा, व्यापारी का परिवार वहां बैठ गए। आज दूसरे व्यापारी भी सुनने आए थे। धीरज चाचा ने कहा, राजू सबके लिए गोला बनाओ। राजू लग गया अपने काम पर और धीरज चाचा ने कहानी शुरू की। देखो, जैसे ही आपका व्यापार है वैसे ही कंपनी में धंधा होता है, जहां लोग लैपटॉप खोलकर फ्यूचर बनाते हैं, जहां डील्स होती है, मीटिंग्स होती हैं, टारगेट्स पूरे किए जाते हैं। लेकिन कभी लोग सपने में भी वहां किसी भयानक शक्ति के होने का नहीं सोचते। हालांकि कभी किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में लेट शिफ्ट की नहीं होती, या वहां किसी खाली बिल्डिंग में अकेले लिफ्ट ली हो, तो बात कुछ और होती है। मैं बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ के एक बड़े आईटी हब की। शहर के बीचों बीच बना वो अपार्टमेंट बाहर से बहुत मॉडर्न दिखता था। शीशे की इमारतें, चौड़ी सड़कें, रात तक जलती रोशनी। उसी हब में एक 7 मंजिला अपार्टमेंट स्टाइल कमर्शियल बिल्डिंग थी, जिसका नाम था वेलिंगटन हाइट्स। बाहर से देखने पर वो किसी नॉर्मल कॉर्पोरेट टावर जैसा लगता था, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि जहां ये बिल्डिंग खड़ी थी वहां पहले एक पुराना 2 मंजिला बंगलो हुआ करता था। कहते हैं वो बंगलो अंग्रेजों के समय का था। उसका मालिक एक बूढ़ा अंग्रेज था जो आखिरी दिनों तक वहां अकेला रहता था। उसके मरने के बाद सालों तक वो घर बंद पड़ा रहा। खिड़कियां टूटी हुई थी, दीवारों पर काई जम चुकी थी और आसपास के लोग शाम ढलने के बाद उस तरफ जाना पसंद नहीं करते थे। जब जमीन की कीमतें बढ़ी तो एक मशहूर बिल्डर ने वो प्रॉपर्टी खरीद ली। पुराना बंगलो तोड़ा तो कुछ मजदूरों ने डेमोलिशन के समय अजीब आवाजें सुनने की बात कही। कुछ ने कहा कि बेसमेंट जैसी जगह से पुराने सामान मिले थे, लेकिन बिल्डर ने ये सब अफवाह कहकर वहां पर वेलिंगटन हाइट्स बना दिया, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन और शॉप्स थी। पहले 4 फ्लोर अलग अलग कंपनियों को रेंट पर दे दिए गए। छठे और 7वें फ्लोर भी जल्दी भर गए, लेकिन 5वें फ्लोर को एक आईटी कंपनी ने लिया, जिसका नाम था नेक्सोरा सॉफ्टेक कंपनी। लगभग 10 साल पुरानी थी
स्टाफ कम था लेकिन क्लाइंट्स अच्छे थे। 5वें फ्लोर पर ग्लास कैबिन्स, वर्क स्टेशंस, पैंट्री, कॉन्फ्रेंस रूम और एक लंबा कॉरिडोर था जिसके आखिर में वॉशरूम और सर्विस स्टेयरकेस थी। ग्रैंड ओपनिंग वाले दिन पूरा ऑफिस सजाया गया। एंट्रेंस पर बलून्स लगे थे, रिसेप्शन डेस्क पर फ्रेश फ्लावर रखे गए थे और सीईओ ऑनलाइन वीडियो कॉल से टीम को शुभकामनाएं दे रहा था। उस दिन वहां कुछ 5 परमानेंट स्टाफ मौजूद थे। सीनियर मैनेजर निधि मल्होत्रा, एचआर एग्जीक्यूटिव कविता, डेवलपर आकाश, सपोर्ट एग्जीक्यूटिव मीरा और ऑफिस एडमिन करण। 2 फीमेल क्लाइंट्स भी ओरिएंटेशन मीटिंग के लिए आई थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। लंच के बाद निधि, कविता और एक क्लाइंट वॉशरूम की तरफ गई। कॉरिडोर लंबा था और उसके दोनों तरफ ग्लास वॉल्स थी जिनमें चलते हुए खुद का रिफ्लेक्शन साफ दिखाई देता था। जैसे ही तीनों बीच कॉरिडोर तक पहुंची, ऊपर लगी लाइट्स अचानक ब्लिंक होने लगी। 1 बार, 2 बार, फिर लगातार 3 सेकंड तक लाइट बंद होती चलती, फिर बंद होती। तीनों वहीं रुक गई। क्लाइंट ने मजाक में कहा, शायद ओपनिंग डे इफेक्ट है, लेकिन निधि के चेहरे पर हल्की घबराहट आ गई थी। लाइट्स कुछ पल बाद नॉर्मल हो गई, मगर तीनों का दिमाग खराब हो चुका था। अगले दिन निधि ने बिल्डर को कॉल करके इलेक्ट्रिशियन भेजने को कहा। इलेक्ट्रिशियन आया, वायरिंग चेक की, पैनल देखा, सब नॉर्मल था। उसने साफ कहा कि लोड इशू नहीं है। लेकिन उसी शाम पहली बार ऑफिस में मीरा देर तक सिस्टम पर रिपोर्ट्स अपडेट कर रही थी। बाकी सब जा चुके थे, केवल आकाश सर्वर बैकअप लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में था। मीरा ने बताया कि उसे कॉरिडोर से हील सैंडल्स की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई महिला धीरे धीरे चल रही हो। उसने सोचा निधि शायद कुछ भूल कर लौटी होगी। उसने बाहर झांक कर देखा, मगर कॉरिडोर खाली था और अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अगले कुछ दिनों में छोटी छोटी घटनाएं होने लगी। कभी पैंट्री का टैप अपने आप खुल जाता, कभी कॉन्फ्रेंस रूम की ग्लास डोर आधी खुल जाती, जबकि सब लॉक करके जाते थे। एक क्लाइंट ने शिकायत की कि लिफ्ट 5वें फ्लोर पर आकर अपने आप खुल गई, जबकि उसने 4थे फ्लोर का बटन दबाया था। रिसेप्शन ने उसे टेक्निकल ग्लिच बताया, लेकिन क्लाइंट्स में धीरे धीरे चर्चा शुरू हो गई कि 5वें फ्लोर पर कुछ ठीक नहीं है। अभी भी इस फ्लोर पर कई खाली ऑफिसेस अवेलेबल होने के बावजूद जो नई कंपनीज देखने आती थी, वो 5वें फ्लोर पर जाते ही कहती थी कि उन्हें नीचे या ऊपर का फ्लोर दिखाया जाए। कोई खुलकर वजह नहीं बताता था, मगर हर किसी के चेहरे पर एक मायूसी आ जाती। उनको ये जगह पसंद नहीं आती, कुछ कहते वाइब्स अच्छी नहीं है। ऑफिस में आकाश और मीरा एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों ने अपनी बात किसी को नहीं बताई थी। ऑफिस आवर्स के बाद जब सब चले जाते तो दोनों पैंट्री में कॉफी लेकर बैठते, बातें करते और फ्यूचर प्लान्स बनाते। उन्हें खाली ऑफिस में कुछ एक्स्ट्रा समय मिल जाता, मगर पहली बार मीरा ने आकाश से कहा कि उसे यहाँ रुकना अच्छा नहीं लगता। उसने बताया कि जब भी वो वॉशरूम के मिरर में देखती है, उसे एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे पीछे कोई खड़ा है। आकाश हंसकर टाल देता। उसने कहा, तुम्हें बस कॉर्पोरेट स्ट्रेस है और कुछ नहीं। मगर उसी रात जब दोनों कॉरिडोर से निकल रहे थे, पीछे कॉन्फ्रेंस रूम की ग्लास वॉल पर उन्हें किसी की परछाई जैसा मूवमेंट दिखा। दोनों रुक गए, लेकिन अंदर अंधेरा था। आकाश ने डोर खोला तो रूम खाली था। फिर भी अंदर हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे एसी चालू हो। दोनों बिना कुछ बोले बाहर आ गए। उन दोनों ने ये सबको बताया। अब 5वें फ्लोर पर स्टाफ पहले जैसा हंसता नहीं था। लोग शाम होने से पहले काम खत्म करने की कोशिश करते। निधि ने नोटिस किया कि अटेंडेंस कम होने लगी है। नए आए करण ने साफ कहा कि शाम के बाद वो वॉशरूम साइड नहीं जाएगा। उसने बताया कि शाम के बाद वहां पर जो 2 दिन पहले उसे स्टेयरकेस से नीचे किसी के उतरने की आवाज आई थी, जबकि
वहां कोई नहीं था। निधि प्रैक्टिकल माइंडसेट वाली थी। वो भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करती थी। उसने सबको बताया कि अगर उनकी बातों से डर फैल गया तो कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी। लेकिन उसी दिन जब वो अकेले अपने कैबिन में मंथली रिपोर्ट बना रही थी, उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन में कॉरिडोर के अंत में कोई खड़ा दिखाई दिया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। जब उसने फिर स्क्रीन की तरफ देखा, रिफ्लेक्शन नहीं था। पहली बार निधि ने ऐसा देखा। उस रात जब ऑफिस बंद हुआ, लाइट्स ऑफ हुई तो लिफ्ट नीचे चली गई। लेकिन सीसीटीवी रूम में बैठे गार्ड ने मॉनिटर पर 5वें फ्लोर के कॉरिडोर में कुछ देखा। कैमरे की इमेज कुछ सेकंड्स के लिए डिस्टॉर्ट हो गई। फिर उसको स्क्रीन पर एक लंबी काली परछाई वॉशरूम की तरफ जाती दिखी। गार्ड ने सोचा कोई चोर होगा। उसने तुरंत फोन मिलाया, मगर 5वें फ्लोर पर किसी ने फोन नहीं उठाया। जब तक वो ऊपर दूसरे आदमी के साथ पहुंचा, फ्लोर पूरी तरह खाली था। सिर्फ कॉरिडोर की आखिरी लाइट धीरे धीरे ब्लिंक कर रही थी। अरे कितनी देर है राजू, धीरज चाचा ने कहा। अरे चाचा, बस बन गया। आपके डरावने किस्से सुनकर खो गया था। राजू फिर से गोला बनाने लगा और धीरज चाचा आगे बढ़े। अगली सुबह 5वें फ्लोर पर आते ही सबको लगा रात की घटना केवल सिक्योरिटी गार्ड की गलतफहमी है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड के चेहरे पर तनाव था। उसने निधि को अलग बुलाकर सीसीटीवी फुटेज दिखाई। वीडियो में कॉरिडोर पहले सामान्य दिख रहा था, फिर अचानक कैमरा में हॉरिजॉन्टल लाइंस आने लगी, जैसे सिग्नल टूट रहा हो। उसी के बीच एक लंबी धुंधली परछाई फुटेज के दाईं ओर उभरी और वॉशरूम की तरफ जाती दिखाई दी। निधि के होश उड़ गए। वो परछाई इंसानों जैसी नहीं थी। उसके पैर दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन शरीर आगे बढ़ रहा था। 2 सेकंड बाद पूरा फ्रेम ब्लैक हो गया। जब इमेज वापस आई तो कॉरिडोर खाली था। निधि ने फुटेज 2 बार देखा, मगर वो कुछ समझ नहीं पाई। उसने तुरंत स्टाफ से कहा कि इस बारे में कोई बाहर बात नहीं करेगा, पर ऐसे राज ऑफिस में छिपते नहीं और ज्यादा तेजी से फैलते हैं। दोपहर तक हर कोई जान गया था। उस दिन निधि के क्लाइंट्स के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी। दिल्ली से आए 3 इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। प्रेजेंटेशन शुरू हुई, नंबर्स डिस्कस हुए, फ्यूचर प्लान्स दिखाए गए। सब कुछ प्रोफेशनली चल रहा था। मीटिंग के बीच उनमें से एक मिडिल एज क्लाइंट पानी लेने बाहर गया। लौटने में उसे 5 मिनट लगे। वापस आने पर उसका चेहरा पीला था। वो एकदम सुन पड़ गया था। उसने धीरे से पूछा कि कॉरिडोर के आखिरी केबिन में कौन बैठता है। निधि ने कहा, वहाँ कोई केबिन नहीं है, सिर्फ वॉशरूम और स्टेयरकेस है। आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला कि उसने ग्लास में एक महिला को खड़े देखा था जो उसे ही घूर रही थी। उसने सोचा कोई स्टाफ होगा, पर जब पास गया तो वहां सिर्फ दीवार थी। ये सुनकर इन्वेस्टर्स ने मीटिंग जल्दी खत्म की और जाते वक्त कहा कि अगले डिस्कशन ऑनलाइन कर लेंगे। उस दिन के बाद उन्होंने दोबारा ऑफिस विजिट नहीं किया। अब कंपनी को इन्वेस्टमेंट का नुकसान हुआ, कॉल्स कम हो रहे थे, क्लाइंट्स आने से बच रहे थे। इसलिए निधि ने बिल्डर को दोबारा बुलाया। इस बार इलेक्ट्रिशियन, मेंटेनेंस हेड और 2 टेक्नीशियंस भी आए। उन्होंने पूरी वायरिंग चेक की, लाइट्स फिटिंग बदली, यूपीएस पैनल इंस्पेक्ट किया, मोशन सेंसर्स देखे। टेक्निकल रिपोर्ट में कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला। लेकिन जाते जाते एक टेक्नीशियन ने कैजुअली कहा कि 5वें फ्लोर पर आते ही उसका मोबाइल नेटवर्क लॉस हो जाता है। दूसरे ने हंसकर बात टाल दी, मगर लिफ्ट में उतरते समय दोनों आवाज नहीं कर रहे थे। उसी शाम रिसेप्शन ने नोटिस किया कि बिल्डिंग देखने आए 2 नए क्लाइंट्स 5वें फ्लोर पर कदम रखते ही वापस मुड़ गए। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें 6ठा फ्लोर दिखा दिया जाए। जब रीजन पूछा गया तो उनमें से एक ने केवल इतना कहा, यहाँ हवा ठीक नहीं लग रही। मीरा बहुत परेशान रहने लगी थी। वो नॉर्मली चेयरफुल रहती थी, मगर अब छोटी आवाज पर डर जाती।
उसने आकाश को बताया कि कल वॉशरूम में हाथ धोते समय मिरर पर पीछे से किसी के उंगलियों के निशान उभर आए थे। उसने मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। फिर दोबारा मिरर में देखा तो निशान चले गए थे। आकाश ने उसे शांत किया, मगर उसके भीतर भी डर पनपने लगा था। उस रात दोनों लेट तक काम कर रहे थे क्योंकि अगले दिन प्रोजेक्ट सबमिशन था। वर्कस्टेशंस की लाइट्स बंद थी, सिर्फ उनके एरिया में रोशनी थी। उनका ऑफिस सन्नाटे से भरा था। अचानक पेंट्री की तरफ रखे स्टील मग्स गिरने की तेज आवाज आई। मीरा और आकाश दोनों दौड़कर पहुंचे। शेल्फ बंद थी, मगर 3 मग्स फ्लोर पर लुढ़क रहे थे। कोई हवा नहीं, कोई इंसान नहीं, कुछ नहीं था। मीरा ने उसी वक्त घर चलने को कहा, लेकिन लिफ्ट बटन दबने के बाद भी लिफ्ट नीचे से ऊपर आने की बजाय बेसमेंट में चली गई। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरकर भागे। घटनाएं लगभग हमेशा शाम के बाद बढ़ती थी। दिन में सब नॉर्मल लगता था, लेकिन सूरज ढलते ही कॉरिडोर मनहूस सा होने लगा। करण ने बताया कि उसने स्टेयरकेस के पास किसी को खड़े हुए देखा था। जब वो उसके पास गया तो वो परछाई दीवार पर चढ़ती हुई ऊपर चली गई। सपोर्ट कॉल संभालने वाली कविता ने कहा कि उसने हेडसेट पर बीच बीच में स्टैटिक के साथ किसी की धीमी सांस सुनाई देती है जबकि लाइन डिस्कनेक्टेड होती है। निधि अब भी रैशनल रहने की कोशिश कर रही थी, मगर उसने सीक्रेटली सीसीटीवी कैमरास बढ़वाने का फैसला किया। नए कैमरास कॉरिडोर, पेंट्री और स्टेयरकेस पर लगाए गए। सबको लगा अब सच सामने आ जाएगा, पर जो रिकॉर्ड्स में हुआ उसने सबको डरा दिया। कई बार फुटेज में एम्प्टी कॉरिडोर दिखता, मगर मोशन अलर्ट्स लगातार ट्रिगर होते रहते, जैसे कोई अनसीन प्रेजेंस कैमरा के सामने गुजर रही हो। एक शुक्रवार को स्टाफ जल्दी निकल गया था। केवल आकाश और मीरा रह गए। दोनों ने सोचा आज सारी पेंडिंग फाइल्स खत्म करके वीकेंड फ्री रहेंगे। करीब 8:30 बजे बिल्डिंग लगभग खाली हो चुकी थी। नीचे रिसेप्शन लाइट डिम थी। 5वें फ्लोर पर सिर्फ सर्वर रूम की हल्की आवाज आ रही थी। काम खत्म होने के बाद दोनों कॉरिडोर में टहलते हुए बातें करने लगे। मीरा थोड़ा नॉर्मल महसूस कर रही थी। उसने कहा शायद हम लोग ये ज्यादा सोच रहे थे। तभी कॉरिडोर की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गई। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। केवल इमरजेंसी एग्जिट साइंस हरे रंग में चमक रहा था। मीरा ने आकाश का हाथ कसकर पकड़ लिया। 3 सेकंड बाद लाइट वापस आई, मगर अब कॉरिडोर के आखिर में वॉशरूम का दरवाजा पूरा खुला था, जबकि वो कुछ देर पहले बंद था। आकाश ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की और आगे बढ़ा। मीरा पीछे पीछे चली। जैसे ही दोनों वॉशरूम के पास पहुंचे, अंदर से टैप चलने की आवाज आने लगी। उन्होंने डोर धकेला। बेसिन का पानी तेजी से बह रहा था। आकाश ने टैप बंद किया। उसी समय पीछे के क्यूबिकल का दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। दोनों की नजर वहीं गई। अंदर अंधेरा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भीतर खड़ा है। मीरा की सांस हलक में आ गई। उसने आकाश से बाहर चलने को कहा। तभी मिरर में उन्हें अपने पीछे एक लंबी काली परछाई दिखाई दी। दोनों ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वो जा चुका था। जब दोबारा मिरर की तरफ देखा तो वो अब उनके बिल्कुल पास खड़ा था। मीरा एकदम से घबरा गई और चीख पड़ी। दोनों भागते हुए निकले। वे कॉरिडोर में दौड़ते हुए लिफ्ट तक पहुंचे, मगर लिफ्ट का बटन काम नहीं कर रहा था। स्क्रीन ब्लैंक थी। पीछे से धीमी घिसटने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर खींची जा रही हो। आकाश ने तुरंत स्टेयरकेस का दरवाजा खोला और दोनों नीचे भागे। 4थे फ्लोर पर पहुंचकर ही उन्होंने रुकने की हिम्मत की। दोनों बुरी तरह कांप रहे थे। नीचे रिसेप्शन पर पहुंचते ही मीरा रोने लगी। उसने उसी रात रिजाइन करने की बात कह दी। आकाश भी अब पूरी तरह टूट चुका था, मगर उन्हें क्या पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन जब सीसीटीवी निकाला गया
तो वॉशरूम के बाहर लगे कैमरा में दोनों भागते हुए दिखे, लेकिन उनके पीछे कॉरिडोर में सचमुच कोई परछाई चल रही थी। पहले जहां सुबह आते ही लोग हंसते हुए सिस्टम ऑन करते थे, अब वहां कदम रखते ही सबकी आवाज धीमी हो जाती थी। कोई भी अकेले केबिन तक नहीं जाता था। पानी लेने तक दो लोग साथ जाते। लिफ्ट खुलते ही अगर सामने लंबा खाली कॉरिडोर दिख जाए तो नए आने वाले क्लाइंट्स के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती। रिसेप्शन की दीवार पर लगी डिजिटल घड़ी कई बार अपने आप रुक जाती थी, फिर अचानक 5 मिनट आगे चलने लगती। फिर तो 5वें माले पर आते ही सबके मोबाइल नेटवर्क कमजोर पड़ जाते, जबकि बाकी मंजिलों पर नेटवर्क सामान्य रहता। कंपनी के मालिक अरविंद मल्होत्रा अब तक इन बातों को अंधविश्वास कहकर टाल रहे थे, लेकिन जब लगातार 2 क्लाइंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट रोक दिए, तब उन्हें समझ आया कि ये समस्या बिजनेस पर असर डाल रही है। उन्होंने तय किया कि अब इस मामले को निपटाना ही होगा, चाहे सच कुछ भी निकले। उसी शाम सबको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया गया। सबके चेहरों पर डर था और कमरे के बाहर कॉरिडोर में अजीब सन्नाटा था। अरविंद ने सबकी तरफ देखकर कहा कि आज रात सच सामने आ जाएगा। उसे समझे बिना ये जगह नहीं चलेगी। उनके साथ सीनियर मैनेजर नेहा, सिक्योरिटी गार्ड देव और बिल्डर का पुराना सुपरवाइजर जगदीश भी मौजूद था। जगदीश वही आदमी था जिसने सालों पहले पुराने बंगले को गिराने का काम संभाला था। अब तक वो चुप था, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे वो बहुत कुछ जानता हो। जब अरविंद ने सख्ती से पूछा कि इस जगह का इतिहास क्या है, तो जगदीश के हाथ कांपने लगे। उसने धीमी आवाज में बताया कि जब बंगले को तोड़ा जा रहा था, तब बेसमेंट जैसी मिट्टी के नीचे एक छोटा बंद कमरा मिला था। उसमें पुराने लकड़ी के फर्नीचर, जली हुई तस्वीरें और लोहे की जंजीरें थी। मजदूर डर गए थे। उन्होंने कहा था कि वहां किसी महिला की तस्वीर बार बार धूल साफ करने पर भी वापस काली हो जाती थी। बिल्डर ने समय बर्बाद न करते हुए सब सामान ट्रक में फिकवा दिया और कमरा सीमेंट से भरवा दिया। जगदीश बोला, उसी दिन से मजदूरों ने रात की शिफ्ट बंद कर दी थी। कमरे में बैठे सभी लोग कुछ पल के लिए चुप रह गए। अरविंद ने पूछा कि वो कमरा कहाँ था। जगदीश ने कांपते हाथ से फ्लोर प्लान पर निशान लगाया। सबके होश उड़ गए, क्योंकि वो जगह ठीक उसी कॉरिडोर के नीचे थी जहां लाइट सबसे ज्यादा ब्लिंक होती थी और जहां से हर रात कदमों की आवाज आती थी। फिर उसी रात वहां जांच की गई और बिल्डिंग खाली करवाई गई। बाकी मंजिलों के ऑफिस बंद करा दिए गए। रात के 11 बजे सिर्फ वही 6 लोग 5वें माले पर बचे थे। बाहर शहर की रोशनी खिड़कियों से दिख रही थी, लेकिन अंदर वातावरण ऐसा था जैसे इमारत गिरने वाली हो। अचानक बिना किसी वजह के पूरे फ्लोर की लाइट एक साथ बंद पड़ गई। कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा अपने आप धीरे से बंद हो गया। जगदीश सबको कॉरिडोर के बीच उस हिस्से तक ले गया जहां चमकदार टाइल्स लगी थी। उसने कहा कि नीचे यही जगह है। उन्होंने टाइल हटानी शुरू की। 5 मिनट बाद सीमेंट की ऊपरी परत टूटी और नीचे पुरानी ईंटें दिखी। ईंटों के बीच से ठंडी हवा का तेज झोंका निकला। मीरा चीख कर पीछे हट गई। वहां पर हवा में सीलन नहीं, बल्कि किसी जले हुए कपड़े जैसी गंध थी। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, जल्दी खत्म करो। जैसे जैसे ईंटें हटती गई, नीचे लोहे का जंग का दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर अंग्रेजी में आधा मिटा नाम लिखा था। अक्षर साफ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ इतना समझ आया कि शायद किसी महिला का नाम था। दरवाजे पर पुरानी जंजीर का टूटा हिस्सा अब भी लटका था। किसी ने उसे छुआ तक नहीं। फिर भी वो धीरे धीरे हिलने लगा। अरविंद ने खुद को संभाला और कहा, खोलो इसे। देव ने लोहे की रॉड से दरवाजा खींचा। जोरदार आवाज हुई और दरवाजा अंदर की तरफ खुल गया। नीचे संकरी सीढ़ियां उतर रही थी। वहां
इतनी ठंड थी कि सबकी सांस से धुआं निकलने लगा। उन्होंने मोबाइल टॉर्च ऑन किए। सब धीरे धीरे नीचे उतरे। नीचे छोटा कमरा था जिसकी दीवारें पुराने पत्थर की थी। बीच में टूटी लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी। एक कोने में जंग लगा ट्रंक रखा था। दीवार पर नाखूनों जैसी लंबी खरोंचें थी। मीरा ने रोते हुए कहा, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी ट्रंक का ढक्कन अपने आप खट से खुल गया। अंदर कुछ पुराने कागज, एक सफेद गाउन का फटा हिस्सा और काली पड़ चुकी डायरी थी। नेहा ने कांपते हाथ से डायरी उठाई। पहले पन्ने पर अंग्रेजी में लिखा था, इस घर में रहने वाली एलिस को यहाँ बंद किया गया है। बाकी शब्द धुंधले थे, पर इतना समझ आया कि उसे मानसिक रोगी कहकर कैद किया गया था। जैसे ही उसने आखिरी पंक्ति पढ़ी, कमरे का तापमान अचानक गिरा और टॉर्च की रोशनी ब्लिंक होने लगी। दीवार के कोने से किसी के धीमे रोने की आवाज आई। आकाश ने टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। फिर वही रोना दूसरी तरफ से सुनाई दिया, फिर पीछे से। अब आवाज कमरे के हर कोने से आ रही थी। देव ने कहा, ऊपर चलो अभी। सब मुड़कर सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन ऊपर जाने वाला रास्ता बंद था। लोहे का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो चुका था। मीरा जोर जोर से रोने लगी। तभी कमरे के बीच धुंध जैसा काला आकार सामने आने लगा। धीरे धीरे वो एक महिला में बदल गया। लंबे खुले बाल, झुका हुआ शरीर और आंखों की जगह गहरे साए। उसके हाथ अस्वाभाविक रूप से लंबे थे। वो जमीन पर चल नहीं रही थी, हल्का सा तैर रही थी। नेहा के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। जगदीश घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, हमें माफ कर दो। आकृति धीरे धीरे जगदीश के पास पहुंची। उसने हवा में हाथ उठाया और जगदीश पीछे दीवार से जा टकराया। उसके माथे से खून बहने लगा। अरविंद अब समझ चुका था कि यह गुस्सा उस अन्याय का है जो सालों पहले हुआ था। उन्होंने डायरी उठाई और ऊंची आवाज में कहा, अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है, हम सच सबके सामने लाएंगे। तुम्हें न्याय मिलेगा। कुछ पल के लिए रोने की आवाज रुक गई। वो स्थिर हो गई। नेहा ने डायरी के अगले पन्ने पलटे। उसमें लिखा था कि एलिस को संपत्ति हथियाने के लिए घर वालों ने बंद किया था और उसकी मौत यहीं हुई थी। फिर उसका शव चुपचाप दफना दिया गया। ये पढ़ते ही हर कोई कांप उठा। एक कोने की मिट्टी अपने आप धंसने लगी और नीचे हड्डियों जैसा ढांचा दिखाई दिया। मीरा बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी पल महिला की आत्मा ने पहली बार चेहरा उठाया। वो क्रोध से ज्यादा पीड़ा में थी। अरविंद ने धीरे से कहा, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। अचानक लोहे का दरवाजा अपने आप खुल गया। ऊपर से हल्की रोशनी अंदर आई। ठंड कम होने लगी। वो आत्मा पीछे हटती गई और धीरे धीरे धुएं की तरह मिटने लगी। जाते जाते कमरे में एक आखिरी आवाज गूंजी, जो चीख नहीं थी, जैसे बहुत लंबे समय बाद किसी ने राहत की सांस ली हो वैसी थी। सब लोग किसी तरह ऊपर आए। देव और आकाश ने तुरंत मीरा को संभाला। बाहर आते ही 5वें माले की सारी लाइट सामान्य हो गई। डिजिटल घड़ी जो महीनों से गलत चलती थी, सही समय दिखाने लगी। अगले ही दिन पुलिस और प्रशासन को बुलाया गया। नीचे मिले अवशेषों की जांच हुई। पुराने रिकॉर्ड से सच सामने आया कि उस जमीन पर अंग्रेज दौर का निजी बंगला था और एक महिला रहस्यमय तरीके से गायब हुई थी। ये मामला सबको बताया गया। बिल्डर पर भी कार्रवाई चली और उस जगह पर उस औरत का छोटा स्मारक बनाया गया। कंपनी ने उसके बाद 5वां माला छोड़ दिया। नेहा दूसरी शाखा संभालने चली गई। आकाश और मीरा ने नौकरी जारी रखी, मगर उन्होंने कभी उस रात का जिक्र मजाक में भी नहीं किया। जगदीश ने काम छोड़ दिया। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि उसके बाद उस मंजिल पर कभी लाइट्स ब्लिंक नहीं हुई। न कदमों की आवाज आई, न किसी ने साया देखा, क्योंकि अब वहाँ काफी ऑफिसेस थे।
फिर भी बिल्डिंग्स के कुछ पुराने गार्ड्स आज भी कहते हैं कि देर रात अगर लिफ्ट 5वें माले पर खुद खुल जाए या रुक जाए तो कॉरिडोर के आखिरी छोर पर सफेद कपड़ों में कोई महिला खिड़की के पास खड़ी दिखती है, लेकिन अब उसके चेहरे पर डर या क्रोध नहीं, शांति होती है। आकाश मेरे दोस्त का बेटा है। इतना बोलकर धीरज चाचा ने अपनी बात पूरी की। सुधीर चाचा बोले, भाई आपकी कहानी तो कब शुरू हुई कब खत्म हुई पता ही नहीं चला। मेरा तो गोला भी आधा पिघल गया था, मैं इतना खो गया था। रीना और सरोज को आज भी डर लग रहा था और वो दोनों हरिराम काका के साथ अपने अपने घर चली गई। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप में से किसी के साथ या आपके जान पहचान वालों के साथ ऐसी कोई सच्ची भूतिया घटना हुई हो तो हमें आप इंस्टाग्राम पे या ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। और कोई भी कॉर्पोरेट कहानी अगर आपको मिलती है आपके ऑफिस से रिलेटेड तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। हम देखेंगे कि उसमें क्या है एग्जैक्टली और वही कहानी हम अपनी ऑडियंस को ज़रूर बताएंगे विथ योर नेम। तो मिलती हूँ अगली कहानी में। आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसी भूतिया जगहों पे ज़्यादा इन्वॉल्व होने से ज़रूर बचिए, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो इसी के साथ मिलती हूँ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।